साथियों अगर बात की जाए इसका उत्तर बहुत लोग अमेरिका कहेंगे, जर्मनी कहेंगे, उत्तर होगा फ्रांस। याद रखना यूपी टेट में लंबा क्वेश्चन नहीं आता है साथियों। यूपी टेट में हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, जो आपको अच्छे से कवर करते जाना है। अगले क्वेश्चन पे आइए। आईक्यू का सूत्र क्या होता है? और आईक्यू किसने, आईक्यू मतलब बुद्धिलब्धि। तो बुद्धिलब्धि की दोस्तों खोज किया था टर्मन ने, शुरू में स्टर्न ने, बाद में टर्मन ने। और जिसका फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। ठीक है साथी, हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जानदार। तो 15th का साथियों यहां पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित मान लिया जाए। बहुत धन्यवाद। आगे चलिए साथी। पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास किस पे आधारित है? साथियों पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे ने कहा कि बच्चा अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वो स्वयं से संघर्ष करके आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कभी कि बच्चा सोते हुए सीख जाए। पुरस्कार की बात तो दोस्तों स्किनर करते हैं, दंड की बात कोई नहीं करता, नकल की बात स्किनर करते हैं। तो साथियों पियाजे का मैं आपको कुछ वर्ड बता दूं जिसको देखते ही आप समझ जाना ये पियाजे का है। जैसे अनुकूलन, समायोजन, समावेशन, विकेंद्रीकरण, संरक्षण, जीववाद, स्कीमा, ये सारे सब दोस्तों किसके हैं? तो ये सारे के सारे वर्ड साथियों ये पियाजे के हैं। साथियों करीब आप लोग 250 के आसपास लाइव हो और आपने लाइक्स 200 भी पूरे नहीं किए हुए हैं। तो प्यारे साथियों आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को सभी लोग साथियों एक बार लाइक सारे लोग कर दो। जितने भी लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक ना किया हो लाइक कर लें। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो साथी आगे बढ़ते हैं। कोहल वर्ग के प्रथम स्तर को साथियों क्या कहा जाता है? साथियों लॉरेंस कोहल वर्ग का पहला स्तर, और उसका पूरा डिटेल भी बताऊंगा। लॉरेंस कोहल वर्ग का पहला स्तर है पूर्व परंपरागत, जिसमें बच्चे की उम्र होती है 4 साल। और इस तरह के बच्चों की क्वालिटी होती है दोस्तों स्वार्थी। तो पेपर में अगर आए कि वो कौन सा लॉरेंस कोहल वर्ग का स्तर है जिसमें बच्चे स्वार्थी होते हैं, बच्चे की नैतिकता को माता पिता डिसाइड करते हैं, तो वो दोस्तों पहला स्तर है जिसका नाम है पूर्व परंपरागत स्तर। क्योंकि 4 साल का बच्चा है, ऐसे बच्चे स्वार्थी क्यों नहीं होंगे? हमने आपको कहा कि मान लीजिए घर में मेहमान आएंगे, तो ऐसे बच्चे जो दोस्तों जो इस उम्र के होते हैं, इनको लगता है कि सारी मिठाई मुझे मिल जाए, हम इसको सब खा जाएं। तो साथियों ये जो भावनाएं होती हैं ये 4 साल के बच्चे की होती है। लेकिन माता पिता जब डांट लगाते हैं कि बेटा दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, तब जाकर बच्चा मानता है। तो साथियों यहां पे जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और कोहलबर्ग की कमी क्या थी? साथियों ये भी पूछ सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी? तो मेरे दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इन्होंने अपना प्रयोग महिलाओं के ऊपर नहीं किया था। ठीक है ना? इन्होंने साथियों अपना प्रयोग किसके ऊपर नहीं किया था? महिलाओं के ऊपर अपना प्रयोग नहीं किया था। आगे साथियों फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वास्तविक सिद्धांत कौन है? साथी अब क्या इसको भूल जाओगे आप लोग? मैंने कहा हमारे आपके मन के 3 भाग हैं। फ्रायड ने कहा जो इदम होता है ये लालची होता है, ये सबके अंदर है। कि फलाने 10 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं तो हमारे भी मन में आता है कि भाई हम भी 10 लाख की गाड़ी से चलें। लेकिन हमारे अंदर जो सुपर ईगो है इसके अंदर नैतिकता है, ये कहता है कोई बात नहीं यार, हम गड़िया उसका चुरा लेंगे। लेकिन तब क्या होगा जब आप गाड़ी ना चुरा पाओ? तब इच्छा नहीं पूरी होगी, और जब इच्छा नहीं पूरी होगी तो साथियों आपको गुस्सा आएगा। तब आपके मन को समझाने का काम करता है अहम। अहम को अंग्रेजी में कहते हैं ईगो। तो ईगो दोस्तों जो होता है ये अहम होता है, जो साथियों वास्तविक जगत से जुड़ा होता है, जो हमारे आपके मन को समझाने का काम साथियों करता है। तो क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए दोस्तों? इदम और परा अहम में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कमेंट करके बताओ, क्या इदम अहम और परा अहम में किसी को कोई डाउट? चलिए साथियों बहुत बढ़िया। चलिए साथी अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, टालमैन का प्रयोग दोस्तों किसके ऊपर था? दोस्तों टालमैन की अगर मैं बात करूं तो टालमैन बता पाओगे आप लोग? बंदर पे, चूहा पे, कुत्ता पे, बिल्ली पे, किस पे प्रयोग किया था टालमैन ने?
गुंजा चौहान सर पेपर में 1 में 116 नंबर आया है। देखो ये बच्चा भी मेहनत कर गया। क्या कहूँ बताओ, इस पे मैं क्या बोलूँ। सर मेहनत है आपकी, मेहनत किया आपने और 116 नंबर ले आई आप। चलिए साथियों, तो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर रहे हैं कि टालमैन का प्रयोग कुछ लोग बंदर बता रहे हैं। क्या ये सत्य है? सोचिए जरा एक बार। टालमैन ने अपना प्रयोग किस पे किया था? थिंक अबाउट इट, सोचिए सर सोचिए। साथियों टालमैन ने अपना प्रयोग किया था, अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने अपना प्रयोग किया था साथियों चूहा के ऊपर। यानी जिस पर स्किनर ने किया उसी पे प्रयोग दोस्तों टालमैन ने भी किया था। ठीक है ना? तो साथियों यहां पे आपका जो उत्तर होने वाला है मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, आपका यहां पे जो आंसर होगा वो होगा चूहा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, बिने साइमन स्केल का संशोधन किसने किया था? साथियों इनका संशोधन किया था टर्मन ने। आपको पता है ना कि जब बुद्धिलब्धि का फार्मूला आया था कि बुद्धिलब्धि बराबर क्या आया था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो बिने ने 100 से गुणा नहीं किया था, लेकिन टर्मन आए 100 से गुणा करके संशोधन किए। आगे, 60वां अवस्था में दोस्तों विकास की गति कैसी होती है? बताओ साथी, मैं इसको आज की क्लास में बताया हूं। चलो साथी बताओ, 60वां अवस्था में विकास की गति साथियों कैसी होती है? तो मेरे दोस्तों 60वां अवस्था में जो विकास की गति होती है साथियों वो बहुत तेज होती है। आप सब जानते हैं मैंने क्या कहा था कि 60वां अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज होता है। पूरी जिंदगी का 90% विकास 60वां अवस्था में हो जाता है। यानी 6 साल की उम्र में आपकी जिंदगी का साथियों क्या हो जाता है? अगर देखा जाए तो 90% विकास हो जाता है। मैं फिर बता दूं, 60वां अवस्था साथियों सीखने का अनोखा काल है। ठीक है ना दोस्तों? साथियों क्या है ये? सीखने का साथियों अनोखा काल है। हाँ, किसने कहा था ये तो बता दो। सीखने का अनोखा काल किसने कहा ये पहले आप लोग बताओ। चलो साथी आंसर करिए आप लोग फटाफट से। तो दोस्तों 60वां, देखो बहुत लोग गलती करते हैं। 60वां अवस्था को दोस्तों सीखने का अनोखा काल कहा था वैलेंटाइन ने, जबकि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो दोनों में गलती मत करना साथियों। तो दोस्तों जो बाल्यावस्था होता है वो जीवन का अनोखा काल है, उसको कोलोम ब्रूस ने कहा था। ठीक है ना? चलिए साथी आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल्यावस्था में प्रमुख विकास कौन सा है? बताओ साथी, बाल्यावस्था में प्रमुख विकास कौन सा है? क्योंकि आपको साथियों पता होना चाहिए कि सीटेट में अलग चीज है, पर यूपी टेट जो लोग देंगे उन्हें पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा, छोटे छोटे रहेंगे, बस आपको ये चीजें साथियों आनी चाहिए। हाँ जी सर। तो दोस्तों बाल्यावस्था में अगर देखा जाए मेरे दोस्तों, बाल्यावस्था में भावनात्मक विकास नहीं होता साथियों, सामाजिक विकास होता है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि बाल्यावस्था वो अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा माता पिता के साय को छोड़कर साथी बालक के संगति को साथियों पसंद करता है। ठीक है ना? हाँ, माता पिता के साय को छोड़कर साथी बालक के संगति को पसंद करता है। कौन? बाल्यावस्था का बच्चा। क्योंकि साथियों जब बच्चे 8-10 साल के हो जाते हैं ना, 8 साल के 10 साल के हो जाते हैं तो खेलना चाहते हैं, उनके अंदर सामूहिकता आती है, समाज में बच्चों के बीच में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम परफेक्ट और राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। किशोरावस्था को दोस्तों क्या कहा गया? साथियों किशोरावस्था को संघर्ष का काल किसने कहा था ये बताइए। तो ये कहा था दोस्तों स्टेनले हाल ने। स्टेनले हाल ने दोस्तों कहा था कि किशोरावस्था बड़े तनाव तूफान व विरोध की अवस्था है। चलिए साथी आगे, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन कब शुरू होता है? साथियों पहले मैं आपको बता दूं कि अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है। दोस्तों जिन प्रश्नों का उत्तर आप अपने दिमाग में सोच कर करते हैं उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं।
मतलब जिन प्रश्नों का उत्तर करने के लिए आप किसी किताब से देखकर, सामने वाली कोई चीज देखकर नहीं, बल्कि अपने दिमाग में आप सोच के करते हैं साथियों। हाँ, चलिए साथी, बिल्कुल। तो इसकी उम्र होती है दोस्तों 11 से 15 साल। अमूर्त चिंतन वाला जो बालक होता है वो दिमाग में कल्पना कर सकता है, समस्याओं का समाधान सोच सकता है। देखो, अब इसके दो तीन नाम होते हैं साथियों। अमूर्त चिंतन जो होता है, मैं अगर आपको बताना चाहूं तो अमूर्त चिंतन को ही कल्पनात्मक चिंतन कहते हैं, इसी को औपचारिक चिंतन कहते हैं, इसी को अपसारी चिंतन कहते हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। 2 साल संवेदी पेशी, 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त, और 11 से 15 अमूर्त। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत दोस्तों किस पे आधारित है? अब ये क्वेश्चन यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का है साथी। पहचान के उत्तर करो, क्या उत्तर बनने वाला है इसका? चलो साथी, फटाफट उत्तर करते जाओ। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत दोस्तों किस पे आधारित है? साक्षात्कार पर, परीक्षण पर, प्रयोग पर, अवलोकन पर। दुनिया जानती है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास का प्रयोग किया था। लगभग 15-18 साल के बच्चों पर साथियों उन्होंने प्रयोग किया था। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा साथी, कि यहाँ पे जो सबसे खास बात इसने पूछ लिया, आपको उलझा दिया, कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पद्धति पर आधारित है? साक्षात्कार, परीक्षण, प्रयोग या अवलोकन? जो थोड़ा डिटेल पढ़े होंगे वो कर जाएंगे, बाकी लोग फंस जाएंगे साथियों। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, अगर आपको पता होगा, तो इन्होंने इंटरव्यू का तरीका अपनाया था। इन्होंने दोस्तों साक्षात्कार का प्रयोग किया था, तभी ये जान पाए कि स्वार्थी बच्चा कैसा होता है, सामाजिक बच्चा कैसा होता है। तो दोस्तों ये बच्चों का इंटरव्यू किए थे, 10 से 15 साल तक के बच्चों पर लगभग इन्होंने औसत प्रयोग किया था साथियों। तो ये हमें पता है सबका गलत हुआ होगा, तो ऐसे में साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है ना? चलिए साथी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। फ्रायड के अनुसार सबसे शक्तिशाली प्रवृत्ति कौन सी है? मृत्यु की प्रवृत्ति, जीवन प्रवृत्ति, या साथियों यौन प्रवृत्ति? साथियों दुनिया जानती है सबसे घटिया और सबसे बेकार की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है काम भावना। आपको पता ना, इसी भावना में कितने लोग बिक गए और इसी भावना में कितने लोग बर्बाद हो गए, पूरा घर द्वार सब कुछ बिक गया। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार सबसे शक्तिशाली जो प्रवृत्ति होती है, जिसमें इंसान को खुद को संभालना होता है, वो होता है साथियों आपकी काम प्रवृत्ति, यानी जिसको कहा जाता है साथियों यौन प्रवृत्ति। दोस्तों इसको कहा जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। टालमैन ने दोस्तों किस शब्द का प्रयोग किया था? बताओ साथी, टालमैन ने किस शब्द का प्रयोग किया था? साथियों आपको अपना उत्तर करना है। चलो दोस्तों फटाफट उत्तर करिए आप लोग। टालमैन ने किस शब्द का प्रयोग किया था? अंतर्दृष्टि, संज्ञानात्मक मानचित्र, अनुकरण, या फिर प्रयास? साथी उत्तर करेंगे सब लोग फटाफट से। साथियों इसका उत्तर क्या बनने वाला है मेरे दोस्त? बोलिए आप लोग फटाफट से, तेजी के साथ आंसर करिए। 3 महीने का वक्त है, यूपी टेट भी आप लोग दोस्तों क्रॉस कर दीजिए। 3 महीने बचे हैं, जम कर लग जाओ। सीटेट आपने बिल्कुल एकदम फाड़ दिया, ये मैंने देखा। सीटेट तो आप लोगों ने बिल्कुल धो दिया है। अब बारी है आपके टीईटी की, वो भी हो जाएगा। बस ज़्यादा लोगों से सलाह ना लें, ज़्यादा लोगों से फालतू बातचीत ना करें। जो नंबर आया है वो आपके नंबर हैं, आप उसको सहेज कर थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़िए। अब मान लो किसी बच्चे का मान लो 75 नंबर या 80 नंबर आया है, तो आपको मैं कहूंगा गुरु आप जीरो पे शुरुआत मत करिए। 80 नंबर तो आपने अपनी मेहनत से किया है ना, इसके आगे आप जहां से आपने छोड़ा है वहीं से शुरुआत करिए। साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर भी, मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा दोस्तों मान लीजिए मैं एक अनार का एक लाता हूं, ये अनार है, और अनार पे साथियों मैं लिख देता हूं क्या? सेब। क्या इस अनार पे सेब लिख देने से
बच्चा ये मान जाएगा साथियों कि ये सेब है। टालमैन ने कहा कि अगर अनार पर मैं सेब लिख दूं और कह दूं बेटा बताओ जाओ सेब लेकर आओ, तो क्या अनार पर सेब लिख देने से बच्चा ये मान लेगा कि ये सेब है? सर वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि बच्चे के लिए वो चिन्ह मायने रखता है जो उसके दिमाग में बन चुका है। अब अगर तुम्हारी मम्मी को कोई कह दे ये मम्मी नहीं तुम्हारे पापा हैं, तो तुम मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि बच्चे के मन में मम्मी का चित्र मैटर करता है, मम्मी का मानचित्र बच्चे के दिमाग में बना हुआ है। तो साथियों यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित मान लिया जाए। तो पेपर में 3 तरह से पूछ सकता है कि चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने। संकेत अधिगम किसने दिया? टॉलमैन ने। संज्ञानात्मक मानचित्र किसने दिया? टॉलमैन ने। टॉलमैन ने प्रयोग किस पे किया? चूहा पे प्रयोग किया। इस तरह से आपको साथियों तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्मन दोस्तों किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? टर्मन जिन्होंने बुद्धिलब्धि का फार्मूला दिया था साथियों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। लेकिन आपसे गुजारिश हमेशा होती है साथियों कि आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते और अभी तक बहुत सारे साथियों ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। खैर दोस्तों ये आपका काम है, पहले अभी आप लोग उत्तर करते जाइए। टर्मन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे साथियों? तो टर्मन की अगर मैं बात करूं, बहुत लोग उत्तर कर रहे हैं लेकिन काफ़ी दोस्तों इसमें से गलत उत्तर हैं, तो मेरी उम्मीद है कि आप गलत उत्तर ना करें। तो टर्मन दोस्तों किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, रूस। तो साथियों यहां पे आपका उत्तर होगा रूस। टर्मन जो थे ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धिलब्धि का फार्मूला दिया था। बाल्यावस्था में साथियों बच्चा क्या सीखता है बताइए? बाल्यावस्था में बच्चा कैसे अधिक सीखता है? मैंने कहा बाल्यावस्था से मेरी 5 लाइन तैयार कर लो, क्योंकि टीईटी में फैक्ट बहुत पूछेगा साथियों। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा? कोल एवं ब्रूस ने। जबकि शैशवा अवस्था सीखने का अनोखा काल है। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था को टोली की उम्र कहते हैं। और बाल्यावस्था में दोस्तों अगर देखा जाए तो बच्चे को सामूहिक भावना, समाज की भावना ज़्यादा पसंद होता है। तो पढ़ाई कोई सेंस नहीं, दंड का कोई भाव नहीं, अनुशासन का कोई भाव नहीं, तो आप खेल कह सकते हो। हालांकि साथियों यहाँ पे खेल भी पूरी तरीके से सही नहीं है, अगर देखा जाए तो खेल भी पूरी तरह सही नहीं है। गुरुजी हमहू आई गैन, प्रिंसी, अवधी भाषा का प्रयोग किया बच्चे ने, बहुत अच्छी बात है। चलो साथी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किशोरावस्था में पहचान बनाम संकट दोस्तों किसने बताया था? साथियों सबको पता है यार, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की 8 अवस्थाएं किसने बताई थी? सर नाम था उनका एरिक्सन। सर आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था होता है ना, ये पहचान बनाम संकट की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में दोस्तों बच्चा यही करता है कि बच्चा अपने आप को सजोता है, संवारता है, लेकिन उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। पहचान की संकट है साथियों। जैसे आजकल के बच्चों को आप देखते हो ना कि 18 साल के बच्चे क्या क्या रील बना रहे हैं, समझ रहे हो ना? स्कीमा का क्या मतलब होता है साथियों? अकॉर्डिंग टू पियाजे अगला सीटेट होगा 15 जुलाई को, तो चिंता काहे कर रहे हो? पढ़ाई करते रहो, सीटेट टेट दोनों साथ में करते रहो, क्यों परेशान हो? पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या होता है साथियों? स्कीमा का मतलब होता है, जैसे मैंने इसको कहा था, स्कीमा का मतलब स्टोरेज। यानी जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो सामने वाले व्यक्ति का जो फोटो है, जो प्रतिबिंब है, जो चेहरा है, वो आपके दिमाग में बन जाता है, इसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे साथियों अभी आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन का जो फोटो है, जो प्रतिबिंब है, वो आपके दिमाग में बन रहा होगा साथियों, इसी को स्कीमा कहते हैं। इसको आप दिमाग में बैठा लो। तो ये जो आपके दिमाग में मानसिक संरचना बन रहा है साथियों, यही स्कीमा है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार सर्व साथियों अगर आप भी एमपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही होता है, लगभग पूरा वही है, और आपने अभी तक बेसिक से कोई तैयारी नहीं की है या आप कई सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका ये परीक्षा जो टेट है, एमपी टेट या सीटेट नहीं निकल रहा है, तो साथियों इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 10-10 घंटे क्लास करिए, या मैं आपको ये कहूँ कि भाई आप मोटी मोटी किताब खरीदिए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। हकीकत तो ये है कि ये घोर कलयुग चल रहा है। कहने का मतलब साफ साफ दोस्तों यही होता है कि अगर आप कितना भी मेहनत कर लो,
लेकिन आपने अगर वो टॉपिक पेपर में नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। मेन पैटर्न जो एग्ज़ाम का स्वभाव है, चाहे एमपी टेट हो चाहे सी टेट हो, इसका स्वभाव दोस्तों होता है पेडागोजी। आपके पूरे पेपर में साथियों होता क्या है, आप जानते हैं कि आपके पेपर में टोटल कितना क्वेश्चन आता है? अगर देखा जाए साथियों तो टोटल आपके पेपर में 150 प्रश्न दोस्तों टोटल आपके पेपर में आता है, जिसमें दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो 90 क्वेश्चन होता है वो पेडागोजी का होता है। सबसे पहला काम ये करिए कि पेडागोजी के पैटर्न को सीखो। ये कर लोगे तो 90 यही करा देगा। बचेगा 60 नंबर टॉपिक का, तो टॉपिक को डिसाइड करके पढ़ो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है। हमने इसीलिए आपको दे रहा हूँ, ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसके अंदर आपको एक पूरी पेडागोजी मिल जाएगा हर विषय का, और हर विषय का मेन टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप इसे रोज़ 1 घंटे भी चलोगे ना, तो आप कम से कम समय में आप इस परीक्षा को, मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि आप टॉपर बन जाओगे, ये नहीं संभव है साथी, क्योंकि टॉपर आप अपनी मेहनत से बनते हो। लेकिन हाँ, 105, 108, 110 ये बहुत आराम से कर जाओगे साथियों। अब सवाल है प्यारे भाई कि ये आपको कैसे मिलेगा? तो इसके लिए साथियों आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, या नीचे आपको नंबर दिख रहा है 9653050981 पे। इस पर दोस्तों आप सीधा कॉल या व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्यारे भाई, इसकी जो फीस होती है, टोटल जो प्राइस है वो 999 है, लेकिन ऑफर प्राइस में जो आपको मिल रहा है ये 499 है। ठीक है, मतलब 499 499 में आपको एक कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा, और नोट्स के साथ में मेरी जो लाइव क्लास आती है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर कोई जैसे डाउट आता है तो कहाँ जाओगे, तो आपको क्लास का एक्सेस बिल्कुल फ्री दूंगा। क्लास करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका डाउट ही कवर होता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। बाकी साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए।